10⁻⁻15 मीटर। डन, ठीक है। अभी मैंने बोला आपको कि क्लाइमेक्स अभी बाकी है, तो क्लाइमेक्स जो बाकी है वो आ जाएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स में। कैसे आएगा, बहुत अच्छे से समझना बेटा। कहानी देखो, एक प्रोटॉन चांद पे, एक प्रोटॉन अर्थ पे, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। कौन से फोर्स से, ग्रेविटेशन फोर्स। किस वजह से आया, मास। कैसा फोर्स है, वीकेस्ट। हमेशा कैसा है, अट्रैक्टिव। इतनी कहानी समझी। अब हमने दूसरा प्रोटॉन उठा के अर्थ पे ला लिया, तो अब ये दो प्रोटॉन क्या करेंगे, रिपेल। किसके वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। रिपल्सिव भी रहता, अट्रैक्टिव भी रहता। चार्ज सेम रहे तो रिपल्सिव, चार्ज अपोजिट रहे तो अट्रैक्टिव। अब हमने क्या किया, उसको ढकेल ढकेल के बहुत नजदीक ला लिया। बहुत नजदीक मतलब कितना, एक प्रोटॉन, ये दूसरा प्रोटॉन, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10⁻⁻15 मीटर। मतलब ये आ गए न्यूक्लियस के अंदर। तो अब ये प्रोटॉन क्या करेंगे, अट्रैक्ट की रिपेल, अट्रैक्ट करेंगे, एक जगह रुक जाएंगे। कौन से फोर्स से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अब बेटा दो चीजें हैं, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट हो रही है, तो एक चीज दूसरे की तरफ जाएगी। अब जाएगी मतलब ये प्रोटॉन और पास आएगा, और पास आएगा, और फोर्स बढ़ेगा, और पास आएगा, और पास आएगा, और फोर्स बढ़ेगा, और पास आएगा, और पास आएगा, और पास आएगा, और पास आएगा। मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे तो ड्यूटेरॉन बन जाएगा। दो प्रोटॉन मिक्स होके क्या बन जाएगा, ड्यूटेरॉन। अबे एक शक्कर दूसरी शक्कर, उसको जोड़ दिया तो क्या बना, खड़ी शक्कर। बात समझ में आ रही है, मतलब बड़ी शक्कर, उसको खड़ी शक्कर बोलते ना हम। तो ये ऐसे जुड़ते जुड़ते बड़ा बन जाएगा। लेकिन क्या न्यूक्लियस में ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है। मतलब और नेचर ने क्या करामात की है, देखो ऊपर वाले ने, जिसने भी बनाया है दुनिया, कितने इसमें बारीकाई, छोटी छोटी चीजें हैं। अब देखो कहानी असली ट्विस्ट आता है यहाँ पे। जैसे ही अब ये इतने डिस्टेंस पे आ गए, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे ही ये यहाँ पे पहुंच गया अट्रैक्शन की वजह से, तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 10⁻⁻16 मीटर। एंड बेटा पहले तो ये क्लियर करो रामानुजन के रिश्तेदारों, -16 -15 से कम है, समझ सकते हो। -16 इज लेस देन -15। जैसे मतलब मान लो 10⁻⁻2 है, 10⁻⁻3 है। 10⁻⁻2 मतलब 0.01 और 10⁻⁻3 मतलब 0.001। तो ये बहुत छोटा है, ये इससे ज्यादा है। तो -3 बढ़ा के -2 बढ़ा, -2 बढ़ा। तो वैसे ही -15 बढ़ा के -16 बढ़ा, -15 बढ़ा, तो -16 छोटा। तो -16 मतलब सर देखो आपने बोला कि प्रोटॉन को अगर हम 10⁻⁻15 पे लाए तो रिपल्शन की जगह क्या होगा, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन की वजह से और पास आएंगे, और पास आएंगे तो कहां तक आ सकते हैं, -16 तक। जैसे ही -16 पे आए, अब अगर और पास आएंगे तो -17 अब मिक्स ही हो जाएंगे। तो फिर न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा क्या, नहीं, कुछ और ही बन जाएगा उसका, खड़ी शक्कर टाइप। तो अब बेटा ये करामात है नेचर की कि जैसे ही ये -16 पे आते तो अब अट्रैक्शन की जगह लगता रिपल्शन। अट्रैक्शन की जगह क्या लगता, रिपल्शन। इसको बोलते वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चौथा फोर्स को क्या बोलेंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अब जैसे ये यहां आया, अब ये दो चीजें एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगी, तो ये फिर से जाके यहां बैठ जाएगा। जैसे ही ये यहां पहुंचा, फिर क्या लगेगा, अट्रैक्शन की रिपल्शन। अट्रैक्शन कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर ये पास आएगा, फिर जैसे यहां आया, फिर क्या लगेगा, रिपल्शन। कौन सा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर उधर चला जाएगा। तो इस तरह से ये स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। समझ में आ रहा है। जैसे वो शेर को पकड़ने के लिए बकरी रखते जाले में, शेर आता बकरी खाने, बीच में पिंजरा डाल देते। तो वैसे ये प्रोटॉन, ये शेर, ये बकरी है, ये इसके पास आ रहा, जैसे ही आया बीच में वीक न्यूक्लियर फोर्स का पिंजरा, फिर वापस, फिर इधर। तो इससे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस स्टेबल। अब हो गई अपनी कहानी कंप्लीट। तो टोटल फोर्स कितने हो गए, 4। पहला ग्रेविटेशन, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। एक प्रोटॉन, ये सिर्फ कहानी समझने के लिए बता रहा हूं मैं, ऐसे होता नहीं। एक प्रोटॉन अर्थ पे, एक प्रोटॉन मून पे,
ग्रेविटेशन का अट्रैक्शन मास की वजह से। दोनों प्रोटॉन अर्थ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रिपल्शन चार्ज की वजह से, क्योंकि दोनों सेम है, अपोजिट होते तो अट्रैक्ट भी करता। तीसरा, दोनों को हमने घसीटते हुए न्यूक्लियस के अंदर तक लाया 10⁻⁻15 मीटर, रिपल्शन की जगह अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी वजह से और पास आने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही 10⁻16 पे आ गए, अट्रैक्शन की जगह रिपल्शन, कौन सा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, 2 नंबर पे वीक न्यूक्लियर फोर्स, 3 नंबर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और 4 नंबर पे ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया? लिखो फिर नेक्स्ट, वीक न्यूक्लियर फोर्स। Weak nuclear force appear in the process of weak nuclear force appears in the process of beta decay। अब ये क्या होता है रेडियो एक्टिविटी में समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लो इसकी। वीक न्यूक्लियर फोर्स appears in the process of beta decay। बीटा decay थोड़ा सा समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। अब देखो ये न्यूक्लियस है, हम चलेंगे हाइड्रोजन से आगे पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन? 1, हेलियम में 2, कार्बन में 6, मैग्नीशियम में 12, कैल्शियम में 20, सोडियम में जो भी है, ऐसे बढ़ते जा रहा। तो क्या हो रहा बेटा? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ते जा रहे, साइज उतना ही है, प्रोटॉन बढ़ते जा रहा। जैसे ही आप यूरेनियम पे पहुंचे तो यूरेनियम में 92 प्रोटॉन रहेंगे। अच्छा, क्या कमरे का साइज बदल रहा? नहीं। मतलब न्यूक्लियस का साइज बदल रहा क्या? नहीं। उसी जगह में घुसते हो जा रहे, तुम भरते जा रहे, प्रोटॉन भर रहा। अब एक लिमिट रहता, 90 प्रोटॉन तक इन्होंने मैनेज कर लिया। अब प्रोटॉन कितने आ गए? 92। जैसे ही 92 प्रोटॉन आए, इनका जो रिपल्शन है, इनके बीच का जो रिपल्शन है वो टॉलरेट नहीं हो पाएगा और ये न्यूक्लियस फूट जाएगा। और न्यूक्लियस टूट के इसके अंदर से 3 तरह के रेडिएशंस निकलेंगे, अल्फा, बीटा और गामा, जिसको तुम बोलते हो रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियस टूटने को क्या बोलते हो? रेडियो एक्टिविटी। तो जो एटम बॉम्ब है या जो भी है, इसी प्रोसेस पे काम कर रहा है। इतना सिंपल नहीं है वो, लेकिन जनरल इंट्रोडक्शन के लिए ठीक है। तो न्यूक्लियस टूट गया और इसमें से क्या निकला? अल्फा, बीटा, गामा, 3 तरह के रेज निकले। तो उसमें का ये क्या है? बीटा। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स किस में लगता? बीटा डीके में। डीके मतलब कम होना, जैसे रोटी तुम खा रहे हो तो डीके हो रही हो, एक कम हो रही हो, तो बीटा डीके में निकलता। ओके, नेक्स्ट, वीक न्यूक्लियर फोर्स is effective, weak nuclear force is effective when distance between two particle is 10 to the power -16 मीटर, -16 मीटर। टॉपिक का लास्ट पार्ट ये टेबल। आपको ये टेबल रटना है, पहले समझ लो, बाद में लिख लो रटना। मतलब ये जो 4 फोर्स हमने पढ़े उसके शॉर्ट नोट्स ये है, और इससे सवाल आएंगे, आ चुके हैं, आगे भी आएंगे, नीट में सवाल आएंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं टेबल समझा देता हूं आपको। कितने यहाँ फोर्स, कितने फोर्स? पहला फोर्स ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग, ये वर्क नहीं है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चौथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इन्होंने क्या किया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 माना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया? 1/100, 10 to the power -2 मतलब 1/100। वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 to the power -13 और ग्रेविटेशनल फोर्स 10 to the power -39। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये वीकेस्ट है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट। 1 नंबर पे स्ट्रॉन्ग कौन सा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। 2 नंबर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। 3 नंबर पे वीक न्यूक्लियर फोर्स और सबसे पीक ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको अगर 1 बोला तो ये 1/100,
ये 1/10 to the power 13, ये 1/10 to the power 39, मतलब सोचो ये कितना वीक है और ये कितना स्ट्रॉन्ग। तो एक वो करेक्ट कर लो, अपन ने वहां पे मिस्टेक कर दिया, स्ट्रॉन्ग के बाद वीक ले लिया, स्ट्रॉन्ग के बाद वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बाद वीक, और वीक के बाद ग्रेविटेशनल। तो सबसे वीक कौन? ग्रेविटेशनल। एक नंबर पे सबसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब सवालों में आपको क्या आएगा, इसमें ऑर्डर आएगी, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन, सबसे वीक कौन, ऐसे करके। तो फिर अब उसके बाद ये ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज क्या है? इनफाइनाइट। मतलब चांद और अर्थ के बीच में भी है, सन और अर्थ के बीच में भी है, तो इसकी रेंज क्या है? इनफाइनाइट। ये कौन सा है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। कितनी है? 10 to the power -16। याद है? मतलब -15 पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर रखता तो पास आते, तो -16 हो गया कि फिर दूर जाते। समझ में आ रहा है? तो इसकी रेंज कितनी है? 10 to the power -16। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की भी कैसी है? इनफाइनाइट। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर की कैसी है? 10 to the power -15। समझ में आ रहा? मतलब -15 पे आया तो स्ट्रॉन्ग, -16 पे आया तो वीक। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिपल्सिव। अच्छा, इसमें का अगर एक भी फोर्स नहीं लगता तो यूनिवर्स ही नहीं बनता। मान लो वीक न्यूक्लियर फोर्स ही नहीं है तो दो प्रोटॉन आके चिपक जाते, फिर बनता ड्यूटेरॉन, कोई फायदा ही नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से चारों फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी इनफाइनाइट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स -15 मीटर तक और वीक न्यूक्लियर फोर्स -16 मीटर तक। ठीक है? अच्छा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको स्किप करो। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई फोर्स क्यों लग रहा, क्या एक्सचेंज हो रहा फोर्स लग रहा। तो हमेशा याद रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स जब लग रहा तो एक पार्टिकल है, मेडिएटिंग पार्टिकल, मतलब ये बॉडी। तो सवाल ये आ रहा कि भाई ये बॉडी इसको खींच कैसे रही है, तो ये बॉडी इसके अंदर के कुछ पार्टिकल अपने तरफ ले रही है जिसका नाम है ग्रेविटॉन। क्या नाम है इसका? ग्रेविटॉन। तो क्या एक्सचेंज हो रहा दोनों में? ग्रेविटॉन। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मेडिएटिंग पार्टिकल मतलब कैसे लग रहा? ग्रेविटॉन। और वीक न्यूक्लियर फोर्स का बोसॉन। ये जो बोस साइंटिस्ट थे उनके नाम पे इस पार्टिकल का नाम रखा है बोसॉन। पार्टिकल पे भी सवाल बनेंगे। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या एक्सचेंज हो रहा? फोटोन। और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है क्या एक्सचेंज हो रहा? ग्लूऑन। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। एक बॉडी दूसरे बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगा रही? कुछ पार्टिकल खींच रही उधर से, ये इधर से खींच रहा। जैसे अगर मान लो हमें क्या करना है, हाथ पकड़ के मैं इधर खींच रहा हूँ, वो उधर के हाथ पकड़ा हुआ है ना, तो मैं उसका हाथ खींच रहा हूँ, वो मेरा हाथ खींच रहा है। तो वैसे एक बॉडी दूसरे बॉडी के अंदर से क्या खींच रही है? ग्रेविटॉन। और ये बॉडी इसके अंदर से क्या खींच रही है? ग्रेविटॉन। तो दो बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लग रहा? ग्रेविटॉन नाम के पार्टिकल को खींच के। तो ये क्या? ग्रेविटॉन। इसमें बोसॉन्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स में बोसॉन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में फोटॉन्स, जो एक्सचेंज हो रहा पार्टिकल उसका नाम है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में ग्लूऑन। समझ में आया? तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पार्टिकल से लग रहा? ग्रेविटॉन। वीक न्यूक्लियर फोर्स बोसॉन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फोटॉन, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्लूऑन। चारों के नाम याद रखो, इस पे भी सवाल बन सकता है। ठीक है? तो ये इतना स्किप करो और ये टेबल बना लो। कितने फोर्स है? मोटा मोटा देखो, फटाफट रिपीट करेंगे। पहला फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, हमेशा अट्रैक्टिव, मास के वजह से लगता, यूनिवर्सल फोर्स है, रेंज बहुत ज्यादा है, और दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या एक्सचेंज करते? ग्रेविटॉन। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच लगता, अट्रैक्टिव भी रहता, रिपल्सिव भी रहता, इसकी भी रेंज बहुत ज्यादा है। चार्ज सेम रहा तो रिपल्सिव, चार्ज अपोजिट रहा तो अट्रैक्टिव, और दो पार्टिकल एक दूसरे के बीच में फोटोन एक्सचेंज करते। तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जब दो चार्ज पार्टिकल अगर 10 to the power -15 मीटर डिस्टेंस पे आ जाएंगे तो रिपल्शन की जगह अट्रैक्शन लगेगा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए, इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसका काम होता है न्यूक्लियस को बांध के रखना। प्रोटॉन प्रोटॉन में भी उतना होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी उतना होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी उतना होता है। और क्या एक्सचेंज करके होता है? ग्लूऑन्स। उसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर डिस्टेंस और भी कम हो गया तो अट्रैक्शन की जगह क्या लगेगा? फिर रिपल्शन लगेगा, उसको बोलेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये बीटा डीके में होता, न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी के लिए काम आता, और ये किसके एक्सचेंज से होता? बोसॉन। तो इतनी कहानी आपको आनी चाहिए। ठीक है? ये टेबल लिख लो और इसको अच्छे से याद रख लो। ऑर्डर क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग कौन? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। 2 नंबर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, 3 नंबर पे वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीक ग्रेविटी। ठीक है? तो यहाँ पे अपना फिजिकल वर्ल्ड खत्म हो गया। मंडे से दोनों बैच का अलग अलग सिलेबस स्टार्ट करें। ओके, चलो नेक्स्ट।